हैं मोड ऑफ म्यूटेशन के बेस पे, ठीक है, कैटेगराइज किया था कि जो प्रोटिस्टा हैं उन प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बताओ कि प्रोटिस्टा में मैंने हैबिटेट लिखाया है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक वो नहीं हुआ। नहीं सर। चलो पहले ये कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, क्या क्या लिखा दिया जरा सा मुझको एक बार बता दो। सर रिप्रोडक्शन तक हुआ था। रिप्रोडक्शन तक बच्चे 1 by 1 बोला, तो बता रहे हो कि सर लास्ट हमने वो सिंगेमी का जो 3 भाग है ना, आइसोगेमी, अरे एनाइसोगेमी, बच्चे वो मुझे भी पता है कि मैंने कहाँ पे छोड़ा था। मैं बोल रहा हूँ कि जहां से मैंने प्रोटिस्टा स्टार्ट किया है 1 by 1 हेडिंग्स बताओ मुझे, कौन कौन सी हेडिंग मैंने लिखा दिया है वहां पे। वो प्रोटिस्टा के जो 3 भाग है ना, ऑटोट्रोपिक, एब्जॉर्प्टिव एंड होलोजोइक, वो बता दिया। मेसोट्रोपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बता दिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बता दिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बता दिए। और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस हो सिंगेमी, उसका 3 भाग उसमें छोड़ दिया। ओके, तो एक तो लिख दो हैबिटाट में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिखा देता हूँ। हैबिटाट में लिख दो मेनली एक्वेटिक। जो ज्यादातर प्रोटिस्टन्स हैं वो एक्वेटिक हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटिस्टा में और कोई मतलब हैबिटाट में नहीं रहते हैं, ये पैथोजेनिक भी हैं, ठीक है। तो पैरासाइट की तरह भी रहते हैं दूसरे होस्ट में, जैसे प्रोटोजोन्स है। ये सॉइल में भी रहते हैं, पर आपको मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पे ये एक्वेटिक मिलेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिख लो नोट करके कि दिस किंगडम form link between various kingdom actually like अच्छा, अगर अगर आप पहले इस चीज को, इस पॉइंट को लिखाने से पहले मैं आपको एक पिक्चर मैंने बताया था, जहां पे 5 किंगडम सिस्टम को मैंने बताया था कि इसका स्टार्टिंग कहां से हुआ? प्रोजीनोड से। प्रोजीनोड से क्या बना? मोनेरा। मोनेरा, मोनेरा से प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा से 3 ब्रांचेस, अंगी, प्लेंटी, एनिमलिया। तो ये यही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ। एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्या बोलती है कि दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। इसी चीज को लिख दो कि दिस किंगडम फॉर्म लिंक्स डीलिंग विद plants, animals and fungi। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा किंगडम है जो लिंक एस्टैब्लिश करता है प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई के बीच में, ठीक है। हाँ सर। ओके, अच्छा, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि ये जो प्रोटिस्टेंट्स हैं, ये आपके यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड
यूकैरियोट्स। एंड इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कंटेन सेल वॉल। एक प्रोटोजोन्स को छोड़ के आपको हर जगह सेल वॉल दिखेंगे। मिलेगा, ठीक है। दे कंटेन सेल वॉल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, या इस तरह से हटा दो, कंटेन सेल वॉल मत लिखो अभी, जस्ट लिख दो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, दे कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और साथ में एक फ्लैजिला भी हो सकता है, ठीक है। मूवमेंट के लिए इनके अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंड अदर ऑर्गेनेल्स। They may contain flagella, बाकी सीलिया भी लिख सकते हो, फ्लैजिला, सीलिया। रिप्रोडक्शन तो लिखा ही दिया है कि एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो फ्यूजन ऑफ गाइनीड्स होगा, ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं वापस से आता हूं कहां पे, जो हमने ऑटोट्रॉप्स देखे हैं प्रोटिस्टा के अंदर, उस ऑटोट्रॉप्स में हमने कौन कौन से ग्रुप्स लिखाए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? ऑटोट्रॉप में डिनोफ्लैजेलेट, डायटम्स एंड यूग्लिनॉइड। ठीक है, हम थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चे, डायटम्स, ठीक है। अच्छा, डायटम्स को एनसीईआरटी ने जो ग्रुप का नाम दिया है उसको दिया है क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइटा। तो आप भी क्या करोगे, लिखेंगे क्राइसो, दिख नहीं रहा क्या बच्चे? रुक जाओ, नीचे कर देता हूं थोड़ा सा। क्राइसोफाइट्स लिखा हुआ है, फाइट्स भी लिख सकते हो, फाइटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ सर। तो क्राइसोफाइट्स में जो है क्या कहते हैं, अगर देखें हैबिटाट से स्टार्ट करते हैं बच्चे, हैबिटाट से, या इससे भी पहले मेंबर्स लिख देते हैं कि क्राइसोफाइट्स में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर आपके डायटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं, ठीक है, डायटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं। अच्छा, जो डेस्मिड्स हैं, इन डेस्मिड्स को एनसीईआरटी क्या लिखती है? गोल्डन गोल्डन एलगी। गोल्डन एलगी। ध्यान में रखना, पूछ सकता है आपसे, डेस्मिड्स को गोल्डन एलगी लिखता है। जो डायटम्स हैं वो समथिंग ब्राउनिश कलर के होते हैं, ठीक है, डेस्मिड्स आपके गोल्डन कलर के होते हैं। तो जो डायटम्स एंड डेस्मिड्स हैं, दीज आर द मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट्स, ठीक है, ये क्राइसोफाइट्स के मेंबर है। इसके आगे अगर देखें हम हैबिटाट के बारे में, हैबिटाट में दोनों तरह के मिल जाएंगे, मतलब ये आपके एक्वेटिक हैबिटाट में भी पाए जाते हैं एंड मेरीन हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल।
सॉरी बच्चा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। एक्वाटिक में आपका फ्रेश वाटर एंड Marine water. मैरीन वाटर। तो एक्वेटिक हैबिटाट है इनका, ठीक है। एक्वेटिक में आपका फ्रेश एनवायरनमेंट, फ्रेश एंड मैरीन हैबिटाट दोनों पे मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों पे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगर थोड़ा सा इनके फॉर्म के बारे में देखें कि दिखते कैसे हैं फॉर्म, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं फॉर्म की बात नहीं करना। फॉर्म मतलब कैसे दिखते हैं। तो ये आपके माइक्रोस्कोपिक होंगे। कैसे होंगे बच्चे? ये माइक्रोस्कोपिक। Microscopic. यूनिसेलुलर तो आपको पता ही है, क्योंकि जिस ग्रुप में बिलोंग करते हैं वो ग्रुप ही यूनिसेलुलर है। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो आप फाइटोप्लैंक्टन जानते हो, फाइटोप्लैंक्टन में आपके क्राइसोफाइट्स भी आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में रह रहे हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ओके। तो ऑटोट्रॉप होने की वजह से प्लैंक्टन बोला, फाइटो बोला गया। और ये जो है क्या कहते हैं, छोटे हैं, इस वजह से इनको प्लैंक्टन बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं आपके, सॉरी क्राइसोफाइट्स हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा दूं कि ये जो क्राइसोफाइट्स हैं, दे फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर बॉडी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ध्यान रखना, पैसिवली, ठीक है। तो जो प्लैंक्टन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सर ठीक है। हाँ बोलो। सर पैसिवली का मीनिंग क्या है सर? पैसिवली का मतलब है जहां पे एनर्जी कंज्यूम ना हो, सिंपल सी बात है। एक्टिव एंड पैसिव नहीं सुना है? एक्टिव का हाँ सर, एक्टिव जो है क्या कहते हैं, एंटोनिम्स है पैसिव। तो पैसिव में एनर्जी खर्च नहीं होता है, एक्टिव में एनर्जी खर्च होता है। तो ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, वाटर करंट में या वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में या वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Plankton. प्लैंक्टन्स। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्लैंक्टन्स की, ठीक है। तो चूंकि ऑटोट्रॉप्स है इसलिए फाइटो, और चूंकि पैसिवली फ्लोट्स करते हैं इसलिए इनको प्लैंक्टन्स बोला गया। तो फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स आपके किसके मेंबर हैं? Yes sir. फाइटोप्लैंक्टन्स के मेंबर, ठीक है। आगे Phytoplankton. बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ बच्चे, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, सलवाल यहीं के से बारे मैं- में बात। सेल वॉल, फाइटोप्लैंक्टन्स की जो, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन्स मैं बोल रहा हूँ, जो क्राइसोफाइट्स हैं उनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज का। Cellulose का. ठीक है। सेलुलोजिक मतलब इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका। इम्प्रेग्नेटेड का मतलब है कि सिलिका इसके साथ में क्लोज एसोसिएशन में रहता है, ठीक है। इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका, ठीक है। तो ध्यान रखना। मतलब क्या बोला आप? क्या बच्चे? इम्प्रेग्नेटेड मतलब क्या बोला आप? इम्प्रेग्नेटेड मतलब है कि इसके साथ में जो सेलुलोजिक सलवाल है उसके साथ में सिलिका बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होती है।
सिलिका मतलब सर SiO2? बच्चा सिलिका SI ही होता है, जाहिर सी बात है, सिलिकॉन जो है SiO2 ही। हाँ, और वो सिलिका SiO2 अकेले नहीं होता है, वो पूरा का पूरा एक बहुत ढेर सारे जो है क्या कहते हैं ऑक्साइड्स वगैरह और सब मिलके बना होता है, अकेले SiO2 सिलिका नहीं है। और ये चीज केमिस्ट्री वाले सर से पूछिए अपने, व्हाट इज सिलिका। सर इस सिलिका के लिए वो डायमीटर 8 बनाता है ना? बच्चे एक चीज की रिक्वेस्ट है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझसे आगे मत भागने की कोशिश करो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करो, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि मैं आपको सारी पॉइंट्स तो मैं लिखा ही दूंगा, सारे पॉइंट्स मैं आपको बता ही दूंगा। जब आप आगे की चीज बोलते हो तो एक तो बीच के लेक्चर पे बोलते हो आप, तो उससे मेरा कंसंट्रेशन लॉस होता है। तो आपको जो चीज करंट में समझ में ना आ रही हो उसके लिए आप बीच में बोलो, अदरवाइज बोलो मत, या मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं तब बोलो। ओके सर समझ गए। सलवाल की बात कर रहा हूं, जो आपका डायटम्स या डेसिमेट्स हैं उनकी सलवाल कुछ इस तरह से एसोसिएटेड हो जाती है, जैसे इस पिक्चर को देखो। सोप केस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरह से सोपकेस लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ये जो बाहर से आपको बाउंड्री दिख रही है ये क्या है, ये सलवाल है, ठीक है। तो सलवाल बेसिकली ओवरलैपिंग जो है क्या कहते हैं सीथ बनाती है, ठीक है। ओवरलैपिंग सीथ बोल दो या ओवरलैपिंग सेल बोल दो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख दो कि सलवाल फॉर्म्स, ये बेसिकली ओवरलैपिंग सेल्स है जिनको थीका भी बोलते हैं, पर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। ये वाली एपीथीका हो जाएगी और जो अंदर वाली है वो हाइपोथीका हो जाएगी, ठीक है। दीज आर द ओवरलैपिंग सेल्स, दीज आर द ओवरलैपिंग सेल्स। ये ओवरलैपिंग सेल्स एक्चुअली क्या है, दीज आर द सेल वॉल। सेल वॉल, ये सेल वॉल है जो ओवरलैपिंग सेल्स बना रही है, ठीक है। ओवरलैपिंग सेल एंड the overlapping cells fit together, like soap case, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो जो सोप केस लाइक सेलवाल जिसमें प्रेजेंट होती है, सोप केस लाइक ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि दिस इज द कैरेक्टर ऑफ क्राइसोफाइट्स, ठीक है। जो क्राइसोफाइट्स हैं वो बेसिकली उनका जो सलवाल होता है वो सिलिका के साथ इम्प्रेग्नेटेड होता है, क्लोजली एसोसिएटेड हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो सलवाल के बीच में थोड़े थोड़े जो बीच में गैप है वहां तक जाके ये क्या कर जाता है, घुस जाता है सिलिका, ठीक है। और इसकी वजह से वो बिल्कुल क्लोजली एसोसिएशन में आ जाता है और ये एक टाइप का हार्ड कवरिंग बना देता है। और ये हार्ड कवरिंग बेसिकली टू टाइप्स की जो ओवरलैपिंग सेल्स होंगी, इसको आप एपिथीका बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, हाइपोथीका बोलोगे। लिख दो अगर लिखना है तो, ठीक है। ये हाइपोथीका है, ये एपिथीका है सर। ठीक है। तो इससे ये सोप केस लाइक स्ट्रक्चर किससे बनता है, इट इज फॉर्म बाय, हाँ बच्चे बोलो। सर आपने जो वो डॉट डॉट किया है वो पूरा ही सेल वाल है? हाँ, जो मैंने बाहर से बनाया है, जो भी चीज आपको दिख रही है पिक्चर में वो पूरी तरह से क्या है, सलवाल। मैंने अंदर कुछ बनाया ही नहीं। अंदर क्या होगा, सलवाल के अंदर आपका क्या दिखेगा बताओ। सलवाल के अंदर प्रोटोप्लाज्म दिखेगा। फोटोप्लाज्म।
सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, सेल वॉल के अंदर हाँ सर सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या दिखेगा? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म बोल लो, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस बोल लो, ठीक है। न्यूक्लियस दिखेगा, फिर बाकी के पार्ट में क्या दिखेगा? साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म इसी में सेल आपके क्या ऑर्गेनेल। होंगे? सेल सेल ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। पर बाकी की चीज मुझे बनाने का क्या मतलब है, जब आपने ऑलरेडी सेल का स्ट्रक्चर देख रखा है, आपको पता है कि सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, साइटोसॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, दिस इज द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स, पहले ही बात हो चुकी है, ठीक है। तो जरूरत नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, बस आप ये जान लो कि जो सेल वॉल है इट इज सेलुलोजिक एंड इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका, and the cellulosic cell wall form overlapping cells known as epitheca and hypotheca, and they form a soap case like structure by fitting together, ठीक है, एक दूसरे के साथ इस तरह से फिट हो जाते हैं तो सोप केस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल वॉल। ओके सर एपीथीका Yes, और sir. हाइपोथीका क्या होते हैं, एक बार बात कर दीजिए। कुछ नहीं होता है, थीका मतलब होता है कवरिंग, एपी मतलब अबव, हाइपो मतलब बिलो, दैट्स इट। एपी मतलब अबव, हाइपो मतलब बिलो, थीका होता है कवरिंग, ठीक है, जो कवरिंग स्ट्रक्चर है, कवर्ड प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं थीका। तो अब क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया कि जब सेलुलोजिक है ये पूरा, और आपको शायद याद होगा कि जो सेल वॉल है, बहुत ऊपर लिखा है, ये नॉन लिविंग होता है, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, ठीक है। डायटम्स की जब डेथ हो जाती है, मतलब जब ट्राइसोफाइट्स की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद बाकी अंदर का जो लिविंग मटेरियल है वो तो सारा डिग्रेड कर जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ सेल वॉल सेल वॉल। बचेगा, हाँ सर ठीक है। और सेल वॉल ये इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, और एक जो है क्या कहते हैं, जो जो इसका मतलब ये जो बेसिकली सेल वॉल का इकट्ठा हुआ मटेरियल है, इसको हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं डायटेमेशियस अर्थ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डायटेमियस अर्थ। ये कब बनता है? ये आफ्टर द डेथ ऑफ डायटम्स एंड डेस्मिडिया, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइसोफाइट्स, ठीक है। जो अंदर का लिविंग मटेरियल तो क्या हो गया? खत्म हो गया, Degrade हो गया। सिलिका के साथ इम्प्रेग्नेटेड था, ठीक है। तो इसमें सेलुलोज प्लस सिलिका का ये जो कॉम्बिनेशन है, चूंकि ये डिग्रेड नहीं करता, ये बहुत इसका जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ज्यादा लंबा है। डिग्रेड भाई सिलिका में क्या डिग्रेड होगा? सिलिका में तो कुछ डिग्रेड होने से रहा, सेलुलोज डिग्रेड कर सकता, बट स्टिल चूंकि सिलिका के साथ वो इम्प्रेग्नेटेड है तो वो भी केमिकल की तरह पड़ा हुआ है। और ये जो डायटोमेसिस, ये जो बेसिकली डेथ होने के बाद ये जो जो है माउंटेन की तरह खड़े हो जाते हैं सी में, इन्हीं को बोलते हैं हम डायटेमेसियस अर्थ, ठीक है। क्या बोलते हैं? डायटेमेसियस अर्थ। Diatomaceous art. तो ये मैं इरेज करके बाकी का पार्ट दिखाता हूँ। आफ्टर द डेथ ऑफ chrysophytes, cell wall, ये इस तरह से लिखो, their cell wall form डायटोमेसिस अर्थ, ठीक है। इसका एक और नाम है, also known as कीसेल, ठीक है, कीसेल का। अच्छा, ये डायटोमेसिस अर्थ के बड़े इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ये जो डायटोमेसिस अर्थ बना, इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो लिख दो इस तरह से कि दे आर बीइंग ग्रेटली यूज्ड
सर वो गार्थ। हाँ हाँ, अच्छा नहीं बच्चे, गर्थ ही है, केसल गर्थ, TH नहीं है ये। दे आर बीइंग greatly used as polishing material या as polish, हाँ ठीक है, polishing material, polishing material। और किस लिए यूज करते हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, जो ऑयल एंड सिरप होते हैं उसको फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ठीक है, सिरप कौन सा, जो कफ सिरप होता है उसकी बात कर रहा हूं, या और कोई टॉनिक टाइप की चीज हो वैसे, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। ये एक टाइप का हीट इंसुलेटर है, ठीक है, हीट इंसुलेटर। मैं बाहर लिख लेता हूं, मेरे पास स्पेस कम हुआ है। हीट इंसुलेटर, अब जहां पे ज्यादा यूज किया जाता है इन स्टीम बॉयलर, ठीक है, जो स्टीम बॉयलर है वहां पे ये हीट इंसुलेटर की तरह काम करता हीट इंसुलेटर की तरह काम करेगा। यस सर। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो डायटोमियस अर्थ है, ये इसका अपीयरेंस ग्रिटी होता है। ग्रिटी मतलब खुरदुरा, ठीक है, ग्रिटी अपीयरेंस देता है। एक्चुअली होता क्या है कि सिलिका के इम्प्रेग्नेशन की वजह से इनके बीच में छोटे छोटे बहुत बहुत माइक्रोपोर्स बन जाते हैं। सेल वॉल और जो सेलुलोजिक सेल वॉल है, और ये सिलिका के इम्प्रेग्नेशन की वजह से, क्लोजली एसोसिएशन की वजह से, वो जो डायटोमियस अर्थ है उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत माइक्रोपोर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब वो माइक्रोपोर्स आपके फिल्ट्रेशन में यूज हो जाते हैं। अगर उनको आप जो है वो कर लेते हैं, पाउडर के फॉर्म में ले आते हैं, तो उनसे पॉलिशिंग मटेरियल तैयार हो जाता है पॉलिश करने के लिए। ठीक है, उनसे इसी का यूज कर लिया जाता है हीट इंसुलेटर की तरह। ठीक है, क्योंकि इस तरह का ये मटेरियल बनता है जहां पे कंडक्शन ऑफ हीट है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत स्लो हो जाता है कंडक्शन ऑफ हीट, तो ये हीट इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सर कुछ। गेटी अपीयरेंस का मतलब क्या बोले सर? क्या बच्चे? ओ सर, गेटी अपीयरेंस का मतलब क्या बोले? बच्चे तुरंत पूछा करो, तुरंत। ग्रिटी मतलब खुरदुरा बच्चे, खुरदुरा, ये इंग्लिश है। खुरदुरा समझते हो हिंदी में? हाँ नहीं सर, रफ समझते? सरफेस। हाँ, रफ, ठीक है, रफ भी बोल सकते हैं, रफ भी बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिख दो कि चलो बात, देखो यहाँ पे जो क्राइसोफाइट्स आप पढ़ रहे हो उसमें से क्राइसोफाइट्स में जो अंदर का मटेरियल है वो तो तुम बहुत अच्छे से जा रहे हो। अंदर का मटेरियल का मतलब है कि सेल वॉल के अंदर का मटेरियल। तुमने सेल वॉल के अंदर का मतलब यूकैरियोटिक सेल के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है, तो वो चीज यहाँ नहीं बताई जाएगी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज बतानी है कि इसका हैबिटाट कैसा है,
क्योंकि सेल वॉल में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी, तो सेल वॉल के बारे में तुम्हें बता दिया गया है। ठीक है, इसका हैबिटाट मैंने पहले ही बता दिया कि हैबिटाट इसका एक्वेटिक है, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, चूंकि पैसिवली फ्लोट करते हैं तो प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं इस वजह से फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। तो अब अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स या एग्जांपल के बताओ फाइटोप्लैंक्टॉन्स के, तो आप बोलोगे सीधे कि दे आर द क्राइसोफाइट्स। ठीक है, अकेले क्राइसोफाइट्स नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सारे मेंबर्स जो पैसिवली फ्लोट करते हैं और ऑटोट्रॉप्स हैं, वो सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। ठीक है, तो बोलोगे जू प्लैंक्टॉन्स कौन से हैं? जू प्लैंक्टॉन्स में ऐसे मेंबर्स जो पैसिवली फ्लोट करते हैं और हेट्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, एक आध पॉइंट और लिखाते हैं बच्चे। अच्छा, सेल वॉल जो है ना, सेलुलोज में सिलिका के इम्प्रेगनेशन या इम्बिडेंट होने की वजह से ये क्या वर्ड है यार, एक मिनट, मेरे भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है इस वर्ड को बोलने में। इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? बस ये समझ सकते हो, मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहा है इसकी मीनिंग है हार्ड। इसकी मीनिंग क्या है? हार्ड। या आप ये बोल सकते हो कि इट इज ऑलमोस्ट अपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबल। जैसे जैसे सेलवाल जनरली प्लांट के केस में दिखेगी तो आपको फ्लेक्सिबल दिखेगी, बहुत हार्ड नहीं दिखेगी। पर यहाँ पे चूंकि सिलिका एसोसिएशन में आ गई है, ठीक है, आपने सिलिका के मटेरियल दिखे होंगे, घर पे होते हैं जो है सिलिका के बने हुए कुछ जो है डेली यूज के लिए जो सामान होते हैं। ठीक है, तो वो कैसा होता है उसको दिमाग में इमेज में लेके आओ। ठीक है, तो एक्चुअली सिलिका की वजह से जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। तो सेलवाल यहाँ पे कैसा है? इनडिस्ट्रक्टिबल है। और वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो सेलवाल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ध्यान में रखना कि ये क्राइसोफाइट्स हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है, चलो। यस सर। अच्छा, ये किसकी वजह से हुआ है? सेलवाल इसकी इंडेस्ट्रक्टिबल किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू सिलिका के लिए। हाँ, सिलिका। ड्यू टू इम्प्रेग्नेशन। इम्बेडेड ऑफ सिलिका। हाँ, या इम्बेडेड लिख दो, ड्यू टू इम्बिडेंस ऑफ। वैसे इम्बेडेड टर्म बेटर नहीं सूट करता मैं मुझे, यहाँ पे मैं इम्प्रेग्नेटेड लिख रहा हूँ। ड्यू टू इम्प्रेग्नेशन ऑफ, आपके एनसीईआरटी में एम्बेडेड लिखा हुआ है। ठीक है, ड्यू टू इम्प्रेग्नेशन ऑफ सिलिका। ठीक है, इन सेलुलोज। आप यहाँ पे इसकी मीनिंग लिख सकते हो, क्लोज एसोसिएशन। क्लोज एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि क्राइसोफाइट्स
are chief producer of oceans या सी या ओशियंस में जो चीफ प्रोड्यूसर है वो कौन से है? क्राइसोफाइट। अच्छा, एक तो पॉइंट्स और लिखते हैं कि जो क्राइसोफाइट्स हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? होलोफाइटिक। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बच्चे? होलोफाइटिक। पहले लिख चुके हो ना? हाँ सर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट मींस कि इनके अंदर कुछ ना कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होंगे जो लाइट को ट्रैप कर सके। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स भी हर जगह प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए भी हर जगह प्रेजेंट होता है। मेन बताओ, या इस तरह से लिख लो बच्चे, ए प्लस। ठीक है, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है और यूकैरियोट्स में जो क्लोरोफिल ए है वो क्या है? यूनिवर्सल है, हर जगह मिलेगा अगर फोटोट्रॉप्स है तो। और इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल सी पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट है कि जो रिजर्व फूड किस फॉर्म में रिजर्व करता है फूड को? बताओ। स्टार्च। सेलुलोज। सेलुलोज के फॉर्म में रिजर्व करेगा फूड? किसने बता दिया बच्चे? स्टार्च होता है। स्टार्च। तो स्टार्च तो होगा ही। एक और चीज है जो कि एबंडेंटली है, स्टार्च से भी एबंडेंटली है, इसलिए वजह से मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं। ठीक है, हाँ सर। फैट। हाँ। ठीक है, और उस फैट को बोलते हैं ल्यूकोसिन फैट। ठीक है, ल्यूकोसिन फैट। ठीक है, स्टार्च भी होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि स्टार्च नहीं होता, बट ल्यूकोसिन फैट पूछ सकता है आपसे। सर तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग फैट भी रिजर्व हो सकता है। अरे तो जो स्टार्च है ये फूड रिजर्व करवा रहा है। अब स्टार्च अगर फैट में कन्वर्ट हो गई तो उसको फूड को रिजर्व कराना है। तुम्हारे बॉडी में जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन है, तो फैट कहां से आती है? फैट क्यों तुम्हारे बॉडी में फैट क्यों स्टोर है? क्योंकि हम फैट खाते हैं। नहीं खाते तो क्या बाकी लोग नहीं खाते हैं क्या? हाँ सर खाते हैं, बट ट्रीज के वहां पे तो फैट तो समझ नहीं है। अरे सिंपल सी बात है, जो एक्स्ट्रा फूड है, ठीक है, एक्स्ट्रा फूड को बॉडी में अगर आप ग्लाइकोजन, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा तो स्पेस ज्यादा लगेगा, ये कार्बोहाइड्रेट। फैट के फॉर्म में स्टोर करेगा, स्पेस कम लगेगा, ज्यादा फैट, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा बेसिकली मटेरियल स्टोर कर पाएगा वो। ओके, तो इसलिए फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। स्टोरेज फॉर्म फैट बेटर है। ग्लाइकोजन इसलिए स्टोर किया जाता है अगर इमीडिएट यूज करना है, ठीक है। और अगर इमीडिएट यूज से ज्यादा है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर नहीं होगा, वो फैट, वो ग्लाइकोजन वो बेसिकली फैट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। ओ सर, पहले स्टार्च में होता है, फिर वो स्टार्च फैट में कन्वर्ट होता है। तो इतना डीप में मत जाओ, सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ। स्टार्च तो जाहिर सी बात है, स्टार्च ग्लूकोज से सुक्रोज बनेगा, सुक्रोज से स्टार्च बनेगी, अब स्टार्च से फिर जाके फैट बनेगा जाके। आगे आने वाले चैप्टर्स जो हैं वहां पे मैं बता दूंगा आपको। अभी कंसंट्रेट करो जितना मैं बता रहा हूँ। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ज्यादा पढ़ोगे नुकसान, जितना कम पढ़ो पर बार बार पढ़ो, और बहुत फोकस्ड होके पढ़ो। अगर इधर उधर फोकस करोगे तो दिक्कत है उसमें।
क्योंकि पढ़ने का तो कोई मतलब कंटेंट का कोई लिमिट नहीं है, कंटेंट तो बहुत सारा है। अब तुमको उसमें से सिलेक्ट करना है जो तुम्हारे काम का कंटेंट है। और तुमको ये भी पता है कि एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत ही इधर उधर जाता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। और वो भी जो इधर उधर जाते हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से लिंक होते हैं। तो फोकस कंप्लीट एनसीईआरटी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी कई बार पढ़ो। बट मैं अभी पूछ लूंगा कि कितने बच्चों ने एनसीईआरटी में इस चैप्टर को पढ़ा है, तो शायद एक दो बच्चा वो भी एक आध बार बोलेगा। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि पूरे साल में जब आप एग्जाम नीट का देने जाओगे तो कम से कम 21 to 22 टाइम्स, इतने टाइम्स आपकी एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। और जब इतने टाइम्स पढ़ जाएगा तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि ये लाइन एनसीईआरटी की कहाँ लिखी है, तो आप पेज नंबर, पैराग्राफ, लाइन नंबर सब कुछ बता दोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इधर उधर का नॉलेज तुम एकत्र कर लो, इकट्ठा कर लो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि आपने वो तो पढ़ा ही नहीं जो आपके एग्जाम में आना। आप तो इधर उधर भटकते रहे, भटकने वालों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। तो बहुत फोकस्ड होके काम करो, बहुत फोकस्ड होके। चलो, क्राइसोफाइट्स के बाद हम आते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स पे। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया। वैसे तो अगर कोई बच्चा दिमाग लगाने वाला होगा तो दिमाग लगा लेगा, नहीं भी बताऊंगा, बट स्टिल मैं लिखा देता हूँ। मैंने बताया है कि दीज ऑर्गेनिजम्स पैसिवली फ्लोट्स इन वाटर करंट और वाटर। ठीक है, वाटर में ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है that they don't have flagella। इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। फ्लैजिला कौन सा ऑर्गन होता है? फ्लैजिला कौन सा ऑर्गन होता है? मोर्टेलिटी, इट प्रोवाइड्स मोर्टालिटी। मोर्टेलिटी। ठीक है, अब वो पैसिवली फ्लोट करते हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर फ्लैजिला अब्सेंट होता है। क्राइसोफाइट्स में जो फ्लैजिला है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स पे। डिनोफ्लैजिलेट्स नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि दीज आर फ्लैजिला, और कितने? दो फ्लैजिला। ठीक है, इनके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। चलो वन बाय वन लिखना स्टार्ट करते हैं कि जो हैबिटाट है इनका, दे आर मोस्टली मैरीन एनिमल्स। हैबिटाट इनका है मोस्टली मैरीन एनिमल्स। मैंने गलत बोल दिया था, मोस्टली मैरीन ऑर्गेनिजम्स। दीज आर द एक्चुअली ऑटोट्रॉप्स, तो एनिमल कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हैं? मोस्टली मैरीन्स हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अगर नेचर की बात किया जाए या न्यूट्रिशन की बात किया जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे नेचर लिख देता हूँ, फोटोसिंथेटिक। अच्छा, फोटोसिंथेटिक है अगर, दैट मीन्स कि इनके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट होगा, पिगमेंट प्रेजेंट होगा। बताओ कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इनमें? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है ही, इसके अलावा बताओ। क्लोरोफिल। अरे फिर से वही बात, क्लोरोफिल ए के बाद क्या सिर्फ क्लोरोफिल ही प्रेजेंट है? ए और नहीं प्रेजेंट है? क्लोरोफिल सी। कैरोटीनॉइड्स। सर कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए प्लस सी। बच्चे कैरोटीनॉइड भी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, थोड़ा बहुत प्रेजेंट ही रहता है, तो हम कैरोटीनॉइड की बात नहीं करेंगे। हमको जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वही बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कैरोटीनॉइड नहीं प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट है, पर आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा कि क्लोरोफिल के में कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, हालांकि सही पूछो तो मैं एनसीईआरटी से आपको ऊपर ले जा रहा हूँ, ये डेटा एनसीईआरटी का नहीं है, स्टिल आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है स्टिल।
ठीक है, क्लोरोफिल ए प्लस सी प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, अच्छा ये जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड इन कलर। ठीक है, जो फॉर्म है तो आप वहां पे लिख सकते हो दे अपीयर येलो, ब्राउन, ग्रीन, रेड इन कलर। इस तरह के सर ब्लू कलर में अपीयर होता है। किस पे ये जो कलर है किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन सेल वॉल, पिगमेंट, पिगमेंट, पिगमेंट से ऊपर pigment, depending upon the type of pigment present in it, the type of pigment present in this is present, depending upon the type of pigment present। ठीक है, किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है उस पे वो करेगा कि किस तरह का कलर जो है ये अपीयर होगा। ठीक है, तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू भी लिख सकते हो, ब्लू, ब्लू मतलब कई सारे टाइप्स के कलर्स आपको डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर दिख जाएंगे। ठीक है, कई सारे। अब फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये तो बाहर से दिख रहा है कि इस तरह के हैं। थोड़ा सेलवाल के बारे में देख लिया जाए। सेलवाल इनकी भी कैसी है? सेलुलोजिक। ठीक है, इनका भी सेलवाल बेसिकली सेलुलोजिक। ठीक है, बट जो सेलवाल है, चलो पहले पिक्चर बनाते हैं। ये कॉपी कर लिया होगा ना आपने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जो सेलवाल है इनकी सेलुलोजिक प्लेट के फॉर्म में होती है। इस तरह से, मतलब इस तरह से प्लेट्स होती है। इस तरह से, ठीक है, ये सेलुलोजिक प्लेट्स है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से प्रोटिस्टेंस हैं जहां पे सेलवाल सेलुलोजिक प्लेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेलुलोजिक प्लेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ध्यान में रखना कि जो सेलवाल है वो सेलुलोजिक प्लेट के फॉर्म में है एंड ये स्टिफ है। स्टिफ का मतलब क्या है? हार्ड, या हार्ड भी थोड़ा सा और बोलूं तो क्या बोलोगे यार स्टिफ को? जिसको सर रिजिड कहते हैं। हाँ, रिजिड, रिजिड। ठीक है, रिजिड। ठीक है, मतलब आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हाँ स्टिफ, सर। ठीक है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट जो है प्रेजेंट है सेलवाल के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह की सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट है वहां पे। टाइम बच्चे कितना हुआ? 10:54 अभी हमारे पास टाइम है। 10:50। ठीक है, तो ये लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे कि सेलवाल आउटर सरफेस है। जाहिर सी बात है आउटर सरफेस ही बनाएगी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर देखा जाए तो यहां से थोड़ा सा स्पेस में ले लेता हूं। 2 फ्लैजेला एराइज होते हैं। ठीक है, 2 फ्लैजेला एराइज होते हैं।
एक फ्लैजिला बेसिकली इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऊपर दिख रहा है बच्चे? नहीं, बना लो यार। नहीं सर। छोटा करूंगा तब भी कोई फायदा नहीं, चलो छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, एक फ्लैजिला इस तरह से होगा और दूसरा फ्लैजिला इस तरह से ट्रांसवर्स होगा, इस तरह से। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फ्लैजिला की अगर बात करेंगे, फ्लैजिला 2 तो फ्लैजिला आपके होंगे 2, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फ्लैजिला। अंदर आपको पता ही है कि अंदर इसके क्या प्रेजेंट होगा, एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होगा। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ढेर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, बाकी सारा चीज देख, इतना जरूरत नहीं है बताने का। ठीक है, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पे फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटोजेनिक ठीक है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स का काम क्या है, फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स का मतलब वो क्या इमिट करेंगे, फोटोसिंथेसिस। granules, they emit light, ठीक है। और ये फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स बने किस चीज के हैं, एक मटेरियल होता है ल्यूसीफेरिन, फोटोजेनिक होता है। ठीक है, तो ये ल्यूसीफेरिन जो है लाइट एमिट करता है, तो इसी वजह से दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। ये क्या शो करते हैं, बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। सो बायोल्यूमिनेसेंस, इसको थोड़ा सो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो चमकता है, शाइनिंग करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। आप ये भी लिख सकते हो कि जो फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनिंग। चमकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स। granules. These are present in the cytoplasm of the dinoflagellates. Dinoflagellates have two flagella. One is longitudinal, another is transverse. Okay? सर हाँ। सर तो ये खुद से चल सकता है? हम्म। ये सर खुद से चल जाहिर सकता सी है? बात है, फ्लैजिला है, दे आर मोटाइल। मैंने अभी तक तो मोटिलिटी की बात में बात नहीं की है, दे आर मोटाइल। ठीक है, दे आर मोटाइल, बाद में बात करूंगा। अभी आप एक और चीज पे फोकस करो, एक और चीज जो पिक्चर पे दिख रही है उस पे फोकस करते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो मैंने हिस्टोन प्रोटीन्स आपको पढ़ाई, कहाँ पे पढ़ाई है, जब मैं आपको क्रोमोसोम्स पढ़ा रहा था। ठीक है, तो जो जो इसका न्यूक्लियस है या जो इसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के उसके फॉर्म में, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, वहां पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। ध्यान में रखना कि ऑर्गेनाइजेशन तो इसका यूकैरियोटिक है, तो हिस्टोन प्रेजेंट होना चाहिए था, बट हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट। इसी वजह से जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, डिनोफ्लैजिलेट्स को हम क्या बोलते हैं, मीजोकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में एक कैटेगरी है जिसको आप क्या बोलते हो, मीजोकैरियोटिक। मेसोकैरियोटिक। ठीक है, तो आप लिख लो। ये मैं बच्चे इधर वाला पार्ट इरेज कर लेता हूँ, शायद आपने कॉपी कर रखा होगा इसको। तो यहाँ पे आप लिख लो कि देयरफॉर, यहाँ से एरो बनाओ इस वाले से, देयरफॉर
dinoflagellates are known as मीजोकैरियोट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स आप मीजोकैरियोटिक फॉर्म में जानते हो, या कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिनको मेजोकैरियोट्स बोला जाता है, तो जिनमें हिस्टोन एब्सेंट होता है। ठीक है, कौन से? डिनोफ्लैजेलेट्स आप एग्जांपल। डिनोफ्लैजेलेट। ठीक है, यस ये सर। भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जहां पे जो सेलवाल है वो प्लेट के फॉर्म में, स्ट्रिप्ड प्लेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, सेलुलोजिक प्लेट के फॉर्म में। वो भी आपके कौन से हैं? ये भी डायनोफ्लैजेलेट। डिनोफ्लैजेलेट। चलो 1 मिनट होल्ड करना, मैं जरा चेक करता हूँ कुछ और डेटा तो नहीं रहता। एक 2 पॉइंट्स और हैं, बट उसके पहले एक पॉइंट बीच में रह जा रहा था जिसको मुझे बता देना चाहिए था कि ये जो फ्लैजिला है, these flagella arise from the furrow present between the stripped cell wall। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो arise from furrow present between stripped cell wall या stripped cellulosic plate, stripped cellulosic plates जो कि सेल वॉल है। ठीक है, कहां से? फरो से निकलते हैं, जो कि स्ट्रिप्ड प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक है रेड डिनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, रेड डिनोफ्लैजेलेट्स है जिसका जो ये कॉमन नेम है उसका। ठीक है, जिसका नाम है बेसिकली गुनियोलैक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली रेड कलर प्रोड्यूस करता है। मतलब इसमें जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो किस कलर का होता है? रेड। रेड। यहाँ पे लिख दो गुनियोलैक्स। ठीक है, सो रेड कलर। तो जब सी में बेसिकली टाइड्स आते हैं ना, आप तो टाइड्स को देख के आए होंगे कभी ना कभी, सी गए होंगे कभी ना कभी, गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, बीच के किनारे जब गए होंगे तो वहां पे जो टाइड्स उठती हैं, तो कुछ सी है जहां पे ये गोनियोलैक्स पाए जाते हैं, रेड डिनोफ्लैजेलेट्स पाए जाते हैं। तो इनकी वजह से जो कलर है वाटर का वो किस तरह का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर। जाहिर सी बात है, जब वाटर का कलर रेड हो गया, अब जब टाइड्स आएंगी तो किस कलर की दिखेंगी? रेड कलर की। रेड कलर की। ठीक है, अच्छा ये इतना तेज, ये जो गोनियोलैक्स से जो रेड डिनोफ्लैजेलेट्स है, ठीक है, ये रेड कलर इस वजह से शो करता है क्योंकि वहां पे इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, मतलब इसका नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। ठीक है, इसकी वजह से ये रेड कलर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि शो रेड कलर ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत फास्ट अच्छा अगर मल्टीप्लाई मतलब बहुत ज्यादा इनका नंबर नहीं होगा और ये रेड कलर शो भी करेंगे तब भी नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स कि इट इज वेरी नेसेसरी टू
फास्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इनमें इनके अंदर बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी जो है क्या कहते हैं, अगर ये फास्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ना ही उनका नंबर ज्यादा होगा, ना ही वो रेड इन कलर दिखेगा। तो एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पे कि दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से जो सी है, ठीक है, C appears red. C appears red. या और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मेरीन सी वाटर, सी वाटर। दिख रहा है कुछ लिखा हुआ? रेड सी। रेड सी, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट लिखते हैं कि टॉक्सिन्स बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं इसके, डिनोफ्लैगेलेट्स के जो मेंबर हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, और वो टॉक्सिन्स कई बार इतनी खतरनाक होती है कि वो अदर ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ह्यूमन तक को नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बाद इसको पैक करते हैं कि क्या लिखाने जा रहा था कि डिनोफ्लैगेलेट्स, टॉक्सिन के बारे में। डिनोफ्लैगेलेट्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, फॉर एग्जांपल सैक्सीटॉक्सिन, ठीक है, kill other organisms, for example fishes, मतलब फिशेस तक को किल कर देता है, इतना खतरनाक टॉक्सिन होता है। ये भी इनका अपना डिफेंस है बेसिकली एक टाइप का, ठीक है, क्योंकि जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं वो क्या खा रही होती, इन्हीं को खा रही होती, ठीक है। यस सर। तो जितना चीज मुझे इसमें बताना चाहिए था वो मैंने बता दिया है। डिनोफ्लैगेलेट्स के बाद में अब हम पढ़ेंगे क्या? यूग्लिनोइड। स्लाइम यूग्लिनोइड। अच्छा हाँ, यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। यूग्लिनोइड्स नेक्स्ट लेक्चर में, आज टाइम हो चुका है तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सर। हाँ बच्चे। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, इसके आगे सर क्या क्या हुआ है थोड़ा सा बता देंगे? इसके पहले क्या क्या हुआ है? हाँ सर। बच्चे इसके पहले पूरा सेल जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में सेल डिवीजन एंड बायोमॉलिक्यूल्स, वो हमने फिनिश कर लिया है। और इसके बाद फिर हमने दूसरी यूनिट स्टार्ट की है जो कि एनसीईआरटी की पहली यूनिट है बेसिकली। तो लिविंग वर्ड चैप्टर वहां पे मैंने फिनिश कर दिया है, एंड ये सेकंड चैप्टर चल रहा है आई थिंक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके सर, ओके सर। तो आप ना नोट्स ले लो किसी बच्चे से और एक बार तेजी से पूरा सेल चैप्टर जितना भी है उसको रिवाइज कर जाओ, बहुत ज्यादा नहीं होगा तो उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि सेल से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेल में जो आगे जरूरत पड़ती हैं, बेसिक बनाता है एक्चुअली, ठीक है। तो आप एक बार उसको पढ़ लो। ओके सर, ओके सर। चलो ओके। सर। हाँ बच्चे। सर वो सर 2 क्वेश्चन एक बार सर बता देंगे? बच्चे वो मैंने दोनों तो बता दिया था। एक क्वेश्चन आपका है, आपका बेसिक नहीं क्लियर एक्चुअली। 10 बेस पेयर का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। एक पेयरिंग कैसी होगी, जब दो बेसेस आपस में मिलेंगे तभी तो पेयरिंग होंगे। तो ये हो गया 20। अब एक का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दिया है वो 500 डाल्टन है, ठीक है। तो 20 का क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाइड बाई 500, इसका मतलब 10,000, और इसका मतलब है, इसको चेंज कर दो 10 kDa में, तो ये आंसर हो गया। दूसरा जो है क्या कहते हैं, वो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, आप इतना आगे क्यों जा रहे हो उसको पढ़ने के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी का है। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली 4 कटर या 6 कटर होते हैं।
अब यहाँ पे उसने बोला है 4 कटर। 4 कटर तो जो है क्या कहते हैं नंबर ऑफ जो है या टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? डीएनए में टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के। तो जब आप करोगे, उसने बोला है कि 4 कटर कितना लेंथ को काटेगा। ये जो है 4 कटर है और ये 4 टाइप्स के हैं। दैट मीन्स कि जो है क्या कहते हैं, एक जो कट सिंगल कट जो लगेगा, सिंगल कट वो लगेगा 4 की पावर 4। मतलब जो है कितने कौन सी टाइप की वो है कटर है। मतलब ये सपोज कर लो एक डीएनए है, डीएनए में सपोज कर लो 500 बेस पेयर है, 500 बेसेस है, इस तरह करके बेसिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली कितने बेसिस को रिकॉग्नाइज करके, अगर 4 बेसिस को रिकॉग्नाइज करती है तो 4 कटर होगी, 6 बेसिस को रिकॉग्नाइज करती है तो 6 कटर होगी। तो चूंकि ये 4 कटर दिया हुआ है तो 4 जो है क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, किस टाइप के एंजाइम में 4 कटर है तो 4 रखा, एंड टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन द डीएनए। तो ये हो गया, तो ये बेसिकली 1 सिंगल कट मारेगी 4 into 4 की पावर 4 की पावर 4 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1256, मतलब 256 बेस पेयर पे सिंगल कट होगा। इसी वजह से 4 कटर्स एंजाइम्स यूज नहीं किए जाते हैं, 6 कटर यूज किए जाते हैं, क्योंकि 6 कटर का एप्लीकेशन होगा, ये तो बहुत जल्दी जल्दी काट देगा, बहुत जल्दी जल्दी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? डाइजेशन ऑफ डीएनए। तो इसीलिए मैंने बोला ये अभी आपने पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हो। सर मुझे सर पता ही नहीं ये सर किस चैप्टर से है। तो फिर तुमको ये करना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ वो वाला पार्ट करो जो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा ये बायोमॉलिक्यूल्स का, इसलिए मैंने इसको बता दिया, तो समझना इसको आसान है। बट जो है क्या कहते हैं, वो जो क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी का है, 12th का है वो सर। और तुम शायद 11th के स्टूडेंट हो अभी। हाँ सर। हाँ, तो आएगा ही नहीं। चलो वो सर केवीपीओआई के पेपर में दिया हुआ था सर, मुझे पता बच्चे, वो नहीं। केबीसीवाई किसी का भी पेपर दिया हो, जब तक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, जब तक तुम उस चीज के बारे में जानते नहीं हो, तब तक तुम नहीं कर सकते उसको। हाँ सर। तो तुमने पढ़ा ही नहीं है पहले कि व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो वो जो है क्या कहते हैं धीरे धीरे करके ग्रैब करो। वो अगले साल जब आप 12th में पहुंचोगे तो 12th में वो चैप्टर ही है पूरा बायोटेक्नोलॉजी, वहीं पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कस होंगे, उसके पहले कहीं पे डिस्कस नहीं होने वाला वो। हो